नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस्लामिक बैंकिंग के बारे में। यानी कि हम पूरा डिटेल में समझेंगे आखिर इस्लामिक बैंकिंग एक ट्रेडिशनल बैंकिंग से क्यों अलग है और इसमें जो अर्निंग होती है वो किस तरीके से होती है और आज तक कितना डेवलपमेंट इस्लामिक बैंक में हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहली मैं बात बता दूं कि इस्लामिक बैंकिंग शारिया कंप्लाइंट होती है। मतलब जो भी इस्लाम में जो कुछ भी वैलिड है, यानी कि जिसको सही माना जाता है, उन्हीं प्रिंसिपल के बेस पर इस्लामिक बैंकिंग के रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे कि शरिया लॉ में इंटरेस्ट को लेना हराम माना जाता है, मतलब यानी कि उसको लेना गलत माना जाता है। तो यहाँ पर जो भी अगर यदि इस्लामिक बैंक किसी को लोन दे रही है तो बिना इंटरेस्ट के मिलेगा, और अगर किसी का डिपॉजिट ले रही है तो उसको भी उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्याज लेना एक गलत काम माना जाता है इस्लामिक में। दूसरा, इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग होती है। मतलब बैंक जिसको भी लोन दे रही है उसके अंदर जिस भी प्रोजेक्ट में वह प्रॉफिट होगा उसको बैंक इक्वली शेयर करेगी, और वो जो पैसा जो दे रही है जिन डिपॉजिटर का, उनके साथ भी वो बैंक इक्वली प्रॉफिट शेयर करेगी अपना मार्जिन निकाल के। एक तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग बेस मॉडल पे ये काम करता है, ना कि इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट लेना और देना गलत माना गया है। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग की जो बात करी जाती है तो इस्लामिक बैंक जिनको लोन देती है या जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है या इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स जिनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता जिनको हराम माना जाता है। जैसे कि शराब का काम, वॉर वगैरह या वेपन्स वगैरह का, स्पेकुलेशन, शेयर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, सिगरेट या बम वगैरह बनाने की, इन सब चीज़ों को इसमें बिल्कुल हराम माना जाता है। यानी कि ये बिल्कुल वैलिड नहीं होता। जो इंडस्ट्रीज इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, इस्लामिक बैंकिंग उसके साथ बैंकिंग नहीं करती। अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे कि आखिर अगर यदि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा बैंक, तो बैंक किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। हम ये दो एग्जाम्पल लेके समझेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल होम लोन। जैसे कि हम ट्रेडिशनल बैंकिंग में जाते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग में जब हम होम लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है कि बैंक क्या करता है कि मान के चलिए 1 करोड़ का घर है, 20 लाख मैंने दिए तो बैंक 80 लाख की फंडिंग देगा, और 80 लाख पर वो मुझसे रेगुलर मेरी एक किस्त बांध देगा, EMI जो मुझे मंथली पेमेंट करनी रहेगी, और रेगुलर इंटरेस्ट मुझे पेमेंट करना रहेगा तब तक लोन क्लोज ना हो जाए। ये एक ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर लोन का सिस्टम होता है। अब अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करें कि इस्लामिक बैंकिंग में क्या होगा, मान के चलिए भाई 1 करोड़ का घर 80 लाख बैंक ने दिए, तो बैंक इस केस में क्या करता है, बैंक आपको ओनर नहीं बनाएगा माल घर का, बैंक खुद ओनरशिप ले लेगा। बैंक उस घर को खरीद लेगा और फिर जब आप उसका पेमेंट कर दोगे तो बैंक आपके नाम कर देगा। इसमें ओनरशिप बैंक खुद अपने पास रखेगा। होगा क्या कि जब आपने घर लिया, 80 लाख बैंक ने दिया, अब आप हर महीने की किस्त बैंक को दे रहे हो, उसमें ब्याज शामिल नहीं है, लेकिन बैंक आपसे पहले ही तयशुदा कर लेता है कि भैया 80 लाख अगर हम दे रहे हैं तो आपको 90 लाख या 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख इतने पीरियड में पेमेंट करना है। वो सब कैश फ्लो निकाला जाता है कि उस घर से की वैल्यू कितनी है, आपको कितना प्रॉफिट होगा, और वो हर महीने आपको बैंक को देना होता है। जब पूरा पेमेंट हो जाता है तो बैंक ओनरशिप घर की आपके नाम ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरीके से बैंक को भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर इस्लामिक बैंक कहीं अपनी ब्रांच चला रहा है, कुछ हेड ऑफिस चला रहा है, तो उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अब वो आप ये कहो कि बिना ब्याज के कहीं से पैसा ले लो, कहीं बिना ब्याज के कहीं से पैसा दे दो, तो भाई प्रॉफिट तो चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना यार। ऑफिस चलाने के लिए बिजली, पानी, इन सब का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, वो कहाँ से आएगी। तो वो अदर वे राउंड जाके कि उसकी ओनरशिप वो बाद में ट्रांसफ़र करेंगे पेमेंट करने के बाद। तो टोटल इस्लामिक बैंक में क्या हो रहा है, बैंक ओनर बन गया आपके घर का, कस्टमर को रेंट के फॉर्म में बैंक को देना होगा क्योंकि 80% ओनरशिप बैंक के पास है। ओनरशिप टाइम के साथ टाइम इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे जितना प्रिंसिपल अमाउंट कस्टमर बैंक को दे देगा। अब हम बात करते हैं बिज़नेस लोन की कि बिज़नेस लोन में ये वाली चीज़ किस तरीके से काम करती है। देखिए,
ट्रेडिशनल बैंकिंग में तो क्या होगा, आप बैंक के पास अप्रोच करें, आपने कहा मेरा इतना टर्नओवर होता है, ये हो रहा है, बैंक ने आपकी सिक्योरिटी देखी, कोलैटरल रखी और आपको लोन दे दिया। अब आप उसका हर महीने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हो, कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं है, बैंक का आपकी कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है, सारे डिसीजंस आप खुद लेते हो। ये एक ट्रेडिशनल बैंकिंग है, आप अपने इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से अपना बिजनेस चलाते हो। लेकिन अगर यही इस्लामिक बैंकिंग अगर किसी को बिज़नेस लोन देती है तो उसके अंदर इस्लामिक बैंक क्या करती है कि इंटरेस्ट तो वो लेगी नहीं, लेकिन उसके एवज में वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा लेगी कि बोले इतने टाइम तक अगर आपने लोन लिया है तो इतने टाइम की ओनरशिप आप हमारे पास रहेगी। बैंक बिल्कुल जो प्रॉफिट होगा कंपनी का उसमें अपनी हिस्सेदारी करेगी और बैंक के जो कंपनी है उसके बोर्ड में बैंक के अधिकारी बैठेंगे। तो मतलब ये है कि जो ओनर होता है प्राइवेट कंपनी का, वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन नहीं ले सकता कि वो ये चाहे मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तब कंपनी बैंक के ऑफिशियल बैठेंगे तो उसको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाता है इस्लामिक बैंकिंग। अब हम हिस्ट्री पर जाते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग में आज की डेट में कितना डेवलपमेंट हो गया है, मतलब इस्लामिक बैंक कितनी फ्लरिश हुई है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग की अगर करी जाए तो फर्स्ट सक्सेसफुल जो इस्लामिक बैंक खोला गया है वो मलेशिया में खोला गया है और मलेशिया की इसी की वजह से आज की डेट में मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है इस्लामिक बैंकिंग का वो मलेशिया है। मलेशिया में लगभग हर बैंक इस्लामिक लॉ फॉलो करता है। 1963 में क्या हुआ था, तबंग हाजी नाम के ने अपनी एक ब्रांच की शुरुआत करी जिसमें इनिशियली 1281 डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया, जो आज की टाइम में इंक्रीज़ होकर लगभग 8,67,000 तक पहुंच चुकी है। और अगर एसेट्स की बात करी जाए तो 1 बिलियन मलेशियन डॉलर उसके अंदर आ चुका है। इसका सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो लोग हज जाते हैं उन लोगों ने मैक्सिमम पैसा इससे लोन लिया बिना ब्याज के। देखिए, हज एक बहुत पवित्र ऐसा माना जाता है कि कोई भी मुस्लिम है उसको अपनी ज़िंदगी में एक बार तो हज की यात्रा करनी ही चाहिए, तो इसलिए ये पॉपुलर हुआ। और इसकी सक्सेस को लेके फिर क्या हुआ कि फिर और भी नए बैंक फॉर्म के 1972 में एक नासिर सोशल बैंक भी कैरो में फॉर्म किया गया। इस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत हुई, जो कि आज की डेट में लगभग 57 कंट्रीज़ में इस्लामिक बैंक प्रचलित है। अगर हम टेबल वाइज देखें कि कब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले 1961 में मिड गैम सेविंग बैंक शुरू हुआ, फिर पिलग्रिम सेविंग कॉरपोरेशन ऑफ मलेशिया शुरू किया 1963 में। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक सऊदी अरेबिया ने ओपन किया था 1975 में, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट कहा जाए कि जो इस्लामिक बैंकिंग में वो है। फिर इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई, फिर म्यूचुअल फंड शुरू हुए। इस तरीके से इस्लामिक बैंक जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसमें कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रहा है, लेकिन उस हिसाब से जगह नहीं बना रहा जैसा कि जब कहा जाए, क्योंकि आज की डेट में भी इसका प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो इस्लामिक बैंकिंग का टोटल ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री में 1% है। जैसा मैंने कहा था कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आज की डेट में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है जो कि इस्लामिक बैंकिंग वर्ल्ड में मानी जाती है। ये कि जेद्दाह में इसका हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस बहुत शानदार दिखता है कुछ इस तरीके से, और अलग अलग कंट्रीज़ में इतनी हिस्सेदारी है, जिसमें मैक्सिमम हिस्सेदारी सऊदी अरेबिया की है 26% और सबसे कम हिस्सेदारी इंडोनेशिया की है 2.93। और जनरली जिन कंपनियों की इसमें हिस्सेदारी है वो सब मुस्लिम कंट्रीज़ है, मुस्लिम मेजॉरिटीज़ कंट्रीज़ हैं, इसलिए इसका सक्सेस भी है ये थोड़ा बहुत। अगर फंड की बात करी जाए कि टोटल एसेट्स आज तक की डेट में कितने हैं, तो 2024 में एस्टिमेट किया जा रहा है 3.47 ट्रिलियंस के एसेट्स ये लोग मेंटेन करेंगे इस्लामिक बैंकिंग। अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो 1 या 2% से ज़्यादा नहीं बैठता है। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी है कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लोन दिलाते हैं हमारे द्वारा तो हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं, और आप ऐसे डीएजे एजेंट बन सकते हैं हमसे जुड़ के। लोन एजेंट बनने का काम शुरू करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9717550964 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।